वीर राजपूत योद्धा महाराणा सांगा की जीवनी पर आधारित इस वीडियो सीरीज को हम दो भाग में बना रहे हैं। हमने भाग एक में जाना कि कैसे वीर योद्धा संग्राम सिंह मेवाड़पति महाराणा सांगा बनते हैं, कैसे महाराणा सांगा ने एक के बाद एक कई मलेच्छ लश्करों को युद्ध में परास्त किया था, कैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम खान लोदी को 2 बार जीवन दान देकर राणा संग्राम सिंह ने भागते हुए दुश्मन पर वार न करने की राजपूती रिवायत का सम्मान करते हुए उसे युद्ध भूमि से भाग जाने दिया था। और आखिर में हमने जाना कि कैसे मुगल लुटेरे बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि आपने इस वीडियो श्रृंखला का भाग 1 अब तक पूरा नहीं देखा है तो उसे अवश्य पूरा देखें। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 के रोज फरगाना घाटी, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ एक चांगताई तुर्क कबीले में हुआ था। बाबर के पिता क्रूर हत्यारे आमिर तैमूर के वंशज थे और बाबर की माँ तैमूर से भी बड़े नृशंस क्रूर हत्यारे चंगेज खान की वंशज थी। शिकार और लूटमार इन वैशी कबीलों का मुख्य व्यवसाय होता था। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर 11 साल की कमसिन उम्र में ही खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल करने में पारंगत हो चुका था। सन 1494 में अपने पिता की मौत के बाद बाबर फरगना घाटी का सरदार बन गया था, किंतु अपने दुश्मनों से एक के बाद एक बहुत सारी लड़ाइयां हार जाने से बाबर ज़्यादा दिन तक फरगना का सरदार नहीं रह पाता। मानो बाबर की यही नियति थी कि वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी सत्ता का सुख लंबे समय तक नहीं भोग पाएगा। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के हालात इतने खराब थे कि उसको अपने दुश्मनों के हाथों मिली कई सारी शिकस्तों के कारण उसे आखिरकार अपने वतन फरगना से अपनी जान बचाकर करीब 600 किलोमीटर दूर समरकंद भाग जाना पड़ा था। लेकिन समरकंद में भी बाबर ने अपने नए दुश्मन बना लिए थे। बाबर अपने नए दुश्मनों से भी हार जाता है और उसे समरकंद से भी आखिरकार जान बचाकर एक और बार भागना पड़ता है। जब बाबर अपने सबसे बड़े दुश्मन उज़्बेक सरदार मोहम्मद शैबानी खान से हार जाने पर और जब मोहम्मद शैबानी खान बाबर को जान से मार डालने पर उतारू हो गया था, उस वक्त हमारे देश के वामपंथी, जिसको बाबर दी ग्रेट कहते हैं और कुछ बाबर को फिरदौस मकानी कहकर नवाजते हैं, उस मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने मजबूर होकर मोहम्मद शैबानी खान से केवल अपनी जान बचाने के लिए अपनी जवान और खूबसूरत बहन खानजादा को अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद शैबानी खान को सौंप दिया था और खुद समरकंद से भाग खड़ा हुआ था। बाबर का मानो राजकाज सब कुछ लूट चुका था। फिर बाबर ने कुछ अफगान और ताजिक सरदारों के साथ मिलकर एक नया लश्कर बनाया, लेकिन वह अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद शैबानी से लड़ने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा सका था। 10 साल तक अपने दुश्मनों से हारते और भागते रहने के बाद आखिरकार सन 1504 में भगोड़ा बाबर अपने दुश्मनों से दूर अपनी जान बचाकर भागता हुआ बर्फीले हिंदुकुश पहाड़ों को लांघकर समरकंद से करीब 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के काबुल प्रदेश में आ गया। उस वक्त काबुल में शासक उलुग बेग था, जो रिश्ते में बाबर का चाचा लगता था। इस दौरान उलुग बेग की अचानक मौत हो जाती है। उलुग बेग के बाद उनके बहुत कम उम्र के शिशु वारसदार अब्दुल रज़ाक मिर्जा की ताजपोशी होती है। एक बहुत छोटी उम्र के बालक को अपना सरदार बनाया जाने से खफा होकर काबुल के काफ़ी सारे अफगान सरदारों ने बगावत कर दी थी, जिसके कारण उत्पन्न राजनीतिक बिखराव की स्थिति का फ़ायदा उठाकर बाबर ने अपने साथ कुछ ताजिक और अफगान लड़ाकू और सरदारों को मिलाकर काबुल पर अपना कब्जा जमा दिया था। काबुल पर कब्जा करने के बाद भी बाबर हमेशा काफ़ी सारे अफगान सरदारों की बगावतों से हमेशा जूझता रहता था।
हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि बाबर को भी लगने लगा था कि वो अब ज़्यादा दिन तक काबुल में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी ओर मन ही मन बाबर को बार बार मोहम्मद शाइबानी खान के हाथों मिली हार का गम उसे सताया करता था। कुछ समय के बाद बाबर ने हेरात शहर के एक तैमूर वंशी शख्स हुसैन बेकरह, जो कि बाबर का दूर का एक रिश्तेदार भी था, उसके साथ मोहम्मद शाइबानी खान के विरुद्ध जंग करने के लिए एक सैन्य सहयोग की संधि करी। पर सन 1506 में हुसैन बेकरह की मौत हो जाती है और उसके बेटे अपने बाप हुसैन बेकरह ने बाबर से करी हुई संधि का पालन करने से मना कर देते हैं। इसके कारण खफा होकर बाबर हमला करके हेरात शहर पर भी अपना कब्जा स्थापित कर देता है। किंतु 2 ही महीनों के भीतर पैसों और साधनों के अभाव एवं स्थानीय अफगान कबीलों की भयंकर बगावत के कारण बाबर को मजबूर होकर हेरात शहर भी छोड़कर अचानक ही काबुल भागना पड़ता है। इतना काफी न था कि इस घटना से करीब 2 साल में ही काबुल के कई सारे अफगानों द्वारा बाबर के सामने करे गए सशस्त्र विद्रोह के कारण बाबर को काबुल शहर भी छोड़कर भागना पड़ा था। हालांकि कुछ समय के पश्चात बाबर ने अपने कुछ वफादार कबीलों की सहायता से पुनः काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। सन 1510 फारस, जिसे आज हम ईरान देश कहते हैं, वहाँ के सफ़ीवी शिया वंशी शाह इस्माइल प्रथम ने बाबर के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद शाइबानी खान को जंग में हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस बात का इल्म जब बाबर को हुआ तो वो बहुत खुश हो गया। इस घटना से फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने तुरंत ही शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता कर लिया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में जन्म से सुन्नी मुसलमान बाबर ने शिया सफ़ीवियों की श्रेष्ठता भी स्वीकार करने में कोई परहेज न करी थी तथा खुद एवं अपने अनुचरों को भी शिया सफ़ीवियों की प्रभुता के अधीन मान लिया था। बाबर के इस मजहबी परिवर्तन से खुश होकर शाह इस्माइल ने बदले में बाबर को उसकी बहन खानजादा से वापस मिलाया था, जिसे बाबर के कट्टर दुश्मन उज़्बेक शाइबानी खान को मारकर शाह इस्माइल ने हाल ही में मुक्त कराया था। इस्माइल शाह ने बाबर को हर तरह के ऐशो आराम तथा सैन्य साजो सामान आदि के लिए भी पूरी तरह से सहायता दी थी, जिसका बदला जन्म से सुन्नी बाबर ने अपने को शिया परंपरा में पूरी तरह डालकर दिया था। बाबर अब शिया मुसलमानों के अनुरूप वस्त्र भी पहनता और शिया मुस्लिमों की हर रस्म रिवायत का भी वह बड़ी चुस्ती से पालन करता था। ईरान के शाह इस्माइल प्रथम की मदद से बाबर ने उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर पर चढ़ाई कर दी। क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था, बुखारा के स्थानीय लोगों ने बाबर को उज़्बेकों से उनका मुक्तिदाता के रूप में देखा और उसका स्वागत किया। बाबर ने अब अपने सुनहरे दिन वापस आते जानकर समरकंद पर भी चढ़ाई कर दी और एक बार फिर से उसे अपने अधीन भी कर लिया। समरकंद में भी बाबर का बुखारा की ही तरह स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। बुखारा और समरकंद कट्टर सुन्नी इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के प्रदेश थे, लेकिन इस घटना के केवल 8 ही महीने के अंदर जब लोगों को बाबर के शिया पहनावे और बाबर के द्वारा शिया इस्लाम के चुस्त अनुसरण के बारे में पता लगा तो स्थानीय लोग बड़े खफा हो गए और प्रजा के रोष को देखते हुए कुछ उज़्बेक सरदारों ने बाबर को समरकंद और बुखारा से मार कर भगा दिया था। लगभग 1514 आते आते बाबर एक बार फिर से अपना सब कुछ हार कर वापिस काबुल में आकर रहने लगा था। सफ़ीवियों के उम्मीद के मुताबिक बाबर उनका साथ कई सारे मौक़ों पर न दे पाने के कारण फारस के सफ़ीवियों के साथ भी बाबर के संबंध अब काफ़ी खराब हो चुके थे। तभी एनातोलिया, जिसे आज हम तुर्की देश के नाम से जानते हैं, वहाँ के तुर्क ऑटोमन सुल्तान सलीम द फर्स्ट यानी सलीम पहले ने बाबर से मैत्री का प्रस्ताव भेजा, जिसका मुख्य कारण बाबर के अधीन काबुल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति
और सफीवियों से तुर्क ऑटोमन साम्राज्य को निरंतर बढ़ता हुआ खतरा था। तुर्क ऑटोमन सुल्तान ने बाबर को न केवल अत्याधुनिक तोपखाने और बंदूकें उपलब्ध कराए, बल्कि बहुत अच्छे तोपची और तुर्क लड़ाकू भी प्रदान किए थे, जो कि बाबर को आगे चलकर उसके हिंदुस्तान पर हमले के लिए बहुत काम आने वाले थे। इसी बीच सन 1514 से लेकर सन 1519 तक काबुल में स्थानीय अफगान सरदारों की बाबर के प्रति बगावतों का सिलसिला बदस्तूर जारी था, जिसके कारण बाबर के पास धन एवं अन्य संसाधनों की भी अत्यंत कमी होने लगी थी। बाबर अपनी इतनी सारी नाकामियों से बहुत दुखी होकर शराब और अफीम आदि बहुत सारे नशे के पदार्थों का भारी मात्रा में सेवन करने का आदी हो चुका था। बाबर अब मान चुका था कि पूर्व और उत्तर में ताजिक, उज़्बेक आदि और पश्चिम में सफावी के प्रभावी राज्यों में बाबर की कोई दाल न गलने वाली थी, और खुद उसके प्रदेश काबुल में भी उसके सामने बहुत सारे बागी खड़े हो चुके थे। इन सब मुश्किल हालातों से जूझते बाबर ने अब कोई और उपाय न जानकर अपनी धन दौलत, ऐशो आराम और सत्ता की हवस पूरी करने के लिए अपनी नज़रें हिंदुस्तान पर जमानी शुरू कर दी थी। बाबर सिकंदर लोदी के सन 1517 में अवसान के बाद महाराणा सांगा के साथ हुए युद्धों में इब्राहिम खान लोदी की हुई शर्मनाक हारों और दिल्ली सल्तनत में लगातार बुलंद हो रहे बगावती सुरों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। इस तरफ दौलत खान, आलम खान और अन्य कई सारे आमिर और सूबेदार सुल्तान इब्राहिम खान लोदी से निजात पाने के लिए छटपटा रहे थे। दिल्ली सल्तनत के बागी करीब 1519 से ही बाबर के संपर्क में थे। केवल इतना ही नहीं, ये बागी सरदार और सूबेदार बाबर के साथ मिलकर सन 1519 से लेकर सन 1524 के बीच में दिल्ली सल्तनत के पंजाब और सीमावर्ती इलाकों में बाबर के द्वारा करी गई कई सारी छोटी मोटी लूट खसोट में भी हिस्सेदार रहे थे। लेकिन सन 1524 आते आते दिल्ली सल्तनत के हालात बहुत खराब हो चुके थे। तो मानो अब सही समय आ गया था कि जब सुल्तान इब्राहिम खान लोदी को दिल्ली के तख्त से इन बागियों द्वारा उखाड़ फेंका जाए। और फिर आखिरकार दिल्ली सल्तनत के बागियों ने सही मौका पाकर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर दिया था। बाबर अपनी अनेक सैन्य हारों से दुश्मनों की ताकत और कमियों का ताक पा लेने में माहिर हो चुका था। उसे पता था कि सुल्तान इब्राहिम खान लोदी के पास करीब 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों का लश्कर है और करीब 1000 युद्ध में काम आने वाले हाथी भी हैं, जबकि बाबर के पास करीब 30,000 घुड़सवार की लश्कर ही मात्र थी। किंतु बाबर के पास तुर्क ऑटोमन के द्वारा प्रदान किए गए बंदूकें, तोपखाने और इन तोपों का इस्तेमाल करने में माहिर तोपची थे, जो कि सुल्तान इब्राहिम खान लोदी के लश्कर को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर भी बाबर अपनी जीत के लिए ज़्यादा उम्मीदमंद न था, और साथ ही बाबर को राजपूतों की बहादुरी और ताकत का भी भली भांति अंदाजा था। इसलिए बाबर अपनी ताकत सुल्तान इब्राहिम खान लोदी से कम जानकर राणा सांगा को दिल्ली सल्तनत के साथ होने वाले उसके युद्ध में अपनी सहायता के लिए संदेश भेजता है और ख्वाहिश करता है कि जब वो यानी बाबर दिल्ली पर हमला करे तो उसी समय राणा सांगा और उनका राजपूत दल आगरा पर हमला कर दे, जिससे कि इब्राहिम खान लोदी का लश्कर बट जाए और उसको आसानी से शिकस्त दी जा सके। किंतु राजपूत वीर महाराणा सांगा बहादुर होने के साथ बड़े चतुर भी थे। वह बाबर का यह आमंत्रण पाकर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। उस तरफ अव्वल दर्जे का नशेड़ी भगोड़ा बाबर राणा सांगा से कोई उत्तर न पाकर वह राणा की ओर से उसे अपने प्रस्ताव की स्वीकृति समझ लेता है। हमारे देश के कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत को हराने के लिए बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था। लेकिन हमारी अब तक की तथ्यात्मक चर्चा से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि राजपूतों और महाराणा सांगा की सैन्य शक्ति
और राजपूतों द्वारा खुद के दम पर गुजरात, मालवा सहित दिल्ली सल्तनत को 18 बार से ज़्यादा बार युद्ध में हराने के बाद और फिर भारत में राणा सांगा का समस्त उत्तर भारत की राजनीति में एक अहम स्थान को देखकर और साथ ही बाबर की तत्कालीन दीनहीन परिस्थिति को समझते हुए यह समझा जा सकता है कि बाबर को राणा सांगा की सहायता की आवश्यकता थी, न कि राणा सांगा और राजपूत दल को बाबर की जर्रा बराबर जरूरत भी थी। एक और तथ्य भी वामपंथी इतिहासकारों के राणा सांगा की कीर्ति को कम करने की कोशिशों पर पानी फेर देता है और बाबर के झूठ के पुलिंदों को भी उजागर कर देता है। वह ऐसे कि बाबर खुद अपनी जीवनी यानी बाबरनामा में पानीपत की लड़ाई के पहले उसने दौलत खान और आलम खान के साथ उसके किए हुए मसौदों यानी समझौतों का विस्तार से विवरण करता है, किंतु बाबर ने ऐसा कोई विवरण राणा सांगा के साथ हुए किसी समझौते के बारे में बाबरनामा में नहीं दिया है। 21 अप्रैल 1526 बाबर के लश्कर का सुल्तान इब्राहिम लोदी के लश्कर के साथ एक भीषण युद्ध पानीपत में होता है, जहां बाबर के एक झूठ लश्कर ने दगेबाजों से लथबथ भरे हुए सुल्तान इब्राहिम लोदी के विशाल लश्कर को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेशक इस विजय में बाबर के ओटोमन तुर्कों से पाए हुए बंदूक और तोपखानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के तख्त पर बाबर काबिज तो हो गया था, लेकिन उसको जल्द ही मालूम हो गया था कि जब तक वो राणा सांगा को नहीं मार देता तब तक वो हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता था। बाबर के दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के बाद भी महाराणा सांगा और राजपूत वीरों ने मुसलमानों के कब्जे के करीब 200 छोटे बड़े गांव और शहरों को मुक्त कराकर अपना कब्जा कर लिया था और वे बदस्तूर दिल्ली सल्तनत में अंदर घुसे ही जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम खान लोदी की हार के बाद बचकर भाग निकलने में सफल रहे उसके भाई महमूद खान लोदी ने अपने आप को लोदी अफगानों का नया सुल्तान घोषित कर दिया था और उन्होंने बाबर से बदला लेने के लिए अपने 4000 सिपाहियों के साथ राणा सांगा की शरण मांगी, जो राणा सांगा ने राजपूतानी उदारता दिखाते हुए बाबर से हारे हुए पठानों को प्रदान भी करी थी। 16 फरवरी 1527 राणा सांगा मुगल बाबर को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने हेतु आगरा की ओर कूच करे जा रहे थे। रास्ते में एक बयाना का किला था जो मुगलों के कब्जे में चला गया था। राणा सांगा ने अपने कुछ राजपूत वीरों को बयाना का किला मुगलों से छुड़ाने के लिए आदेश दिया। महाराणा सांगा के राजपूत वीरों ने देखते ही देखते मुगलों से बयाना का किला मुक्त करा लिया था। महाराणा सांगा के वीर राजपूत योद्धाओं की आगे कूच के बीच बीच में मुगलों की कई लश्करी टुकड़ियों के साथ उनकी झड़पें हुई थी, किंतु महाराणा सांगा के वीर राजपूत योद्धाओं ने बाबर के तुर्क और मुगल सैनिकों को ऐसा तो पीट पीट कर मार भगाया था कि पूरी मुगल सेना में राणा सांगा और राजपूत योद्धाओं का मानो भयानक खौफ छा गया था। महाराणा सांगा यदि चाहते तो बयाना के किले में मुगलों को हराने के बाद सीधा आगरा की ओर कूच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुगलों की रसद सामान की लाइनों को काटने के लिए विपरीत दिशा में कूच कर दी, जिसमें उन्होंने करीब 1 महीना गंवा दिया, जिसके चलते बाबर को फौजी तैयारियां मुकम्मल करने का अतिरिक्त समय मिल गया था। महाराणा सांगा के हाथों बुरी तरह मार खा चुके बाबर के मुगल और तुर्क मुसलमान सिपाही और किलेदार दिल्ली के नए सुल्तान बाबर को अब हिंदुस्तान छोड़कर वापस काबुल चले जाने के लिए कहते रहते थे। राजपूत वीर योद्धा राणा सांगा का खौफ इतना तो ज़्यादा था कि बाबर का कोई भी मुसलमान सिपाही राजपूत वीर राणा सांगा और उनकी राजपूत सेना से लड़ने के लिए तैयार न था। यह बात बाबर ने खुद अपने बाबरनामा में लिखी है। तब बाबर ने और कोई उपाय न देखकर अपने मुसलमान सिपाहियों को एक संबोधन में कहा था कि राजपूतों के साथ होने वाली लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक जिहाद यानी इस्लाम के लिए होने वाली लड़ाई है और उसे लड़ना हर मुसलमान का मजहबी फर्ज है।
बाबर ने अपनी शराब पीने की लत, जो उसे करीब पिछले 12 साल से थी, उसे भी यदि इस युद्ध में उसे जीत मिलती है तो छोड़ने का ऐलान किया था। बाबर के इस संबोधन और इन ऐलानों से मुस्लिम सिपाहियों में कुछ लड़ने का जज्बा पैदा हो चुका था। बाबर को यह अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि सीधे सीधे खुले मैदान की लड़ाई में वो कभी भी राजपूतों से नहीं जीत सकता। इसलिए उसने युद्ध के लिए एक संकरे मैदान का चुनाव किया, जहां उसके तोपखाने और बंदूकों से राजपूत वीरों पर आसानी से घातक प्रहार किया जा सके। 17 मार्च 1527 भारत के इतिहास का एक बहुत खास दिन। खनुआ के युद्ध के लिए राजपूत सैन्य और मुगल लश्कर आमने सामने थे। चालाक बाबर ने अपने तोलकामा युद्ध योजना का आरंभ किया, जिससे राजपूत वीर अनजान थे। तोलकामा मध्य एशिया की एक बहुत खतरनाक युद्ध प्रणाली थी, जिसमें कि सेना अनेक छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन सेना को घेर लेती है और सब ओर से उन पर तीर, बंदूक और तोपों से प्रहार करती थी। बाबर की सेना द्वारा किए जा रहे बंदूक और तोपों की आवाज़ों से राजपूत सेना के हाथी दल में भगदड़ मच गई और कई सारे राजपूत वीर योद्धा अपनी ही सेना के हाथियों के पैरों तले रौंदे जाने लगे। किंतु फिर भी राजपूतों ने बाबर के लश्कर पर अपना भयंकर प्रहार जारी रखा था। बाबर के अत्याधुनिक बंदूकें, तोपें इत्यादि सैन्य सरंजाम और हर तरह के युद्ध पैंतरे के इस्तेमाल के बावजूद राजपूत वीर अपने बाहुबल, वीरता और बहादुरी के बल पर बाबर की सेना का सफाया करे जा रहे थे। बाबर की सेना मानो युद्ध में हारने ही वाली थी। तभी लड़ाई के उस नाजुक मोड़ पर बाबर ने अपना तुर्रम का पत्ता निकाला और वह था शिलादित्य तोमर, जो सिलहदी के नाम से भी जाना जाता है। सिलहदी युद्ध के इस बहुत नाजुक मोड़ पर महाराणा सांगा और राजपूत सैन्य के साथ गद्दारी करके लड़ाई के बीच में अपने साथ 30,000 सैनिकों को लेकर बाबर की सेना में जा मिला था। सिलहदी मालवा के रेसन तहसील का सरदार था। सिलहदी भूतकाल में मालवा के मुसलमान सुल्तान का ताबेदार भी था, लेकिन राणा सांगा द्वारा युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद दूसरे को हराकर मेदिनी राय को मालवा का नरेश घोषित करने पर सिलहदी महाराणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ में शामिल हो गया था। महाराणा सांगा ने सिलहदी को न केवल अपना मित्र बनाया था, किंतु उसे मान देते हुए महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह भी सिलहदी के पुत्र के साथ किया था और इस तरह उसे संबंधी भी बनाया था। लेकिन लालची मक्कार सिलहदी को लड़ाई से पहले ही कपटी बाबर ने पैसे और राज्य की लालच देकर खरीद लिया था और महाराणा सांगा से गद्दारी करने के लिए तैयार कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस सिलहदी ने मुगलों के साथ रहकर बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था। राजपूतों के विरुद्ध हो रहे इन घटनाक्रमों के बावजूद भी राजपूत योद्धा मानो कहर बनकर बाबर के मुगल और तुर्क मुसलमानों को काट काट कर नरक भेजे जा रहे थे। लेकिन तभी महाराणा सांगा को दुश्मनों के प्रहार से सर में एक गंभीर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। राजपूत सैन्य में इस घटना से दुख की लहर दौड़ जाती है। बेहोश महाराणा को युद्ध भूमि से दूर ले जाया जाता है और महाराणा का मुगट पहनकर एक और राजपूत हलवत कठियावाड़ के वीर जाला अज्जा ने मोर्चा संभाल लिया। किंतु मुगलों के बंदूक और तोपों के प्रहार, सिलहदी की गद्दारी और इन सब से ज़्यादा महाराणा सांगा को लगी गंभीर चोट से घायल होकर युद्धभूमि से दूर चले जाने से राजपूत दल का युद्ध में अनुशासन और उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। राजपूत वीर अब मुगल सेना को पीछे खदेड़ने में असक्षम मालूम होते दिखाई दे रहे थे, जिसको देखकर बाबर और मुगलों के हौसले धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और उन्होंने राजपूतों पर अपने हमले और भी तेज कर दिए। आखिरकार एक एक करके राजपूत वीर योद्धा अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीरगति को प्राप्त होने लगे।
इस युद्ध में राजपूतों के बल और पराक्रम का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जो बाबर लड़ाई में अपने दुश्मनों के सरदारों के सर काटे बिना लड़ाई खत्म नहीं करता था, वो बाबर इस लड़ाई में ज्यादातर राजपूतों के वीर गति को प्राप्त हो जाने के बावजूद महाराणा सांगा को ढूंढने और मेवाड़ पर हमला करके कब्जा करने का साहस नहीं कर पाया और युद्ध भूमि से ही वापस दिल्ली की ओर लौट गया था। इस लड़ाई में दोनों सेनाओं का भयंकर विनाश हुआ था। लाशों के अंबार बयाना से लेकर अलवर और मेवात तक फैले हुए थे। जैसा कि लगभग हर मुसलमान सुल्तान करते आए हैं, बाबर के आदेश पर मुगलों ने दिल्ली में इन वीर राजपूत योद्धाओं के काटे गए मस्तकों से मीनार बनाई। ऐसा करना मुगलों के लिए केवल अपनी विजय की विकृत खुशी की अभिव्यक्ति मात्र न थी, बल्कि वो ऐसा अपने दुश्मनों के मन में उनकी दहशत बिठाने के लिए करते थे। महाराणा सांगा इस युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, किंतु जब उनको थोड़ा सा भी होश आया तो वो युद्ध भूमि से अपने को दूर पाकर व्यथित हो गए थे और उन्होंने तुरंत बाबर का पीछा करके उसे मार गिराने हेतु खुद की एक टुकड़ी के साथ रवाना होने का आदेश दिया, किंतु बहुत ही कम संख्या में राजपूत योद्धा जीवित बचे थे। महाराणा सांगा तुरंत ही अपनी सेना को फिर से पुनर्गठित करने का काम आरंभ करते हैं और उसमें उनको बहुत कामयाबी भी मिलती है, किंतु मुगलों के हाथों बिक चुके चंद गद्दारों ने अपने ही महाराणा को जहर दे दिया, जिससे वीर योद्धा महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 के दिन मृत्यु हो गई। इस तरह अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम की अमर वारसदारी हम और आप जैसे सनातनी भारतीयों के लिए एक मिसाल के तौर पर छोड़कर महाराणा सांगा इस पृथ्वीलोक से विदा हुए। हिंदू सनातन परंपरा ने पुनर्जन्म का महान सिद्धांत विश्व को दिया है, मानो जैसे स्वयं महाराणा सांगा ही अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर से पृथ्वीलोक में अवतरित हुए हों। ऐसा एक और वीर राजपूत योद्धा इसी वंश में महाराणा सांगा के पौत्र के रूप में जन्म लेता है और उस विश्वविख्यात वीर राजपूत योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप। दोस्तों, राणा सांगा जैसे वीर योद्धा की मुगलों को भारत से मार भगाने में मिली नाकामी से हमें कुछ सीखना होगा। हमें यह चिंतन करना होगा कि इस इतिहास से हम क्या सीख आज के समय में ले सकते हैं। एक सीख तो हमें यह लेनी पड़ेगी कि बाबर ने जब पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करी तो महाराणा सांगा मेवाड़ से आगरा पर दावा बोल सकते थे, लेकिन राजपूत किसी और का शिकार धोखे से नहीं खाने में यकीन करते थे। दुश्मन की दुर्दशा का फायदा उठाना राजपूती शान के अनुरूप नहीं था। ऐसी आदर्शवादिता के कारण महाराणा सांगा ने बाबर को दिल्ली के साथ आगरा की दौलत भी आसानी से कब्जा कर लेने दी, जबकि राजपूत आगरा पर हमला करके आगरा को अपने कब्जे में लेकर उसे बहुत आसानी से सुल्तान इब्राहिम खान लोदी से हासिल कर सकते थे। दूसरा, यह बयाना के किले पर राजपूतों द्वारा कब्जा किए जाने के समय बाबर राणा सांगा और राजपूतों से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, किंतु महाराणा द्वारा बाबर पर हमला करने में करी गई 1 महीने की देरी के चलते बाबर ने अपनी सैन्य तैयारियां अच्छी तरह से पूरी कर ली थी। महाराणा सांगा ने अपने बल और पराक्रम पर ही ज़्यादा यकीन किया था। उन्होंने बाबर के खेमे में क्या चल रहा है उसकी पूरी तरह खबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। अत्यधिक आत्मविश्वास ही इसका कारण दिखाई देता है। तीसरा, यह कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की बाबर के हाथों हुई हार का कोई विश्लेषण नहीं किया था, अन्यथा राजपूत वीरों ने बाबर की बंदूकें, तोपखाने इत्यादि से निजात पाने का कोई रास्ता अवश्य ही ढूंढ लिया होता। यह भी शायद महाराणा सांगा और राजपूतों को अपने बाहुबल पर अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण हुआ हो, ऐसा लगता है। चौथा, यह कि दुश्मन के बलाबल और युद्ध नीति का ठीक ठीक आकलन करना किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है,
किंतु खनवा के युद्ध में प्रतीत होता है कि महाराणा सांगा बाबर के बल और कमियों का कोई ठीक आंकलन न कर सके थे। पांचवा यह कि मुस्लिम सुल्तान और आक्रांता विश्व की अन्य मुस्लिम रियासतों सैन्य साजो सामानों की आपले आदि करते रहते थे, जबकि हिंदू राजाओं ने मध्य एशिया, फारस, अनातोलिया इत्यादि इलाकों में चल रहे सैन्य परीक्षणों और युद्ध कला में किए जा रहे विविध प्रयोगों से अपने आप को अछूत ही रखा था, जिसकी उन्होंने बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। छठा यह कि महाराणा सांगा बेशक एक महान योद्धा होने के बावजूद, बाबर से कहीं ज़्यादा अधिक बलशाली होने के बावजूद, महाराणा सांगा और राजपूतों का बाबर और मुगलों से कहीं अधिक शौर्य पराक्रम होने के बावजूद शायद सैन्य शक्ति इस्तेमाल जैसे बाबर ने किया उस प्रकार करने में असफल हुए थे। यह सब बातें शायद हार का मुख्य कारण न भी होती यदि महाराणा सांगा की सेना में गद्दार न होते। अगर सिलहदी शिलादित्य तोमर ने महाराणा से गद्दारी न की होती तो खनुआ का युद्ध राजपूत यदि जीत न पाते तो भी यह युद्ध निश्चित रूप से अनिर्णित ही समाप्त हो जाता। इसलिए हमें यह कहना होगा कि महाराणा सांगा न तो बाबर के लश्कर से हारे न तो बाबर के तोपखाने से। वीर महाराणा सांगा को तो हराया था उन्हीं के साथ खड़े साथी संगी के स्वांग में छिपे कुछ गद्दारों ने। आज हमारे प्यारे भारत देश को भी कोई भी बाहरी शत्रु से कहीं अधिक खतरा हमारे देश के भीतर छिपे देश के गद्दारों से लग रहा है। देश के गद्दारों से निपटना केवल सरकार या सेनाओं का नहीं बल्कि हर देशवासियों का दायित्व होता है। यदि हम हमारे इस दायित्व का ठीक से निर्वहन करने में असक्षम रहे तो हमारे प्यारे देश भारत, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को विनाशकारी घाव ये गद्दार अवश्य दे सकते हैं। मित्रों, हम ऐसे ही वीरों के वीरतापूर्ण कारनामों की गाथाएं लेकर बहुत जल्द आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीर गाथा अवश्य प्रेरणादायी लगी होगी। कृपया इसे अपने मित्रों, सगे और संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम आपके और आपके परिवार के कुशल मंगल की भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु ईश्वर हम सबका मार्गदर्शन करें। जय एकलिंग जी महादेव। ओम नमः शिवाय।